नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पौधों में कैसे जनन होता है, लैंगिक जनन के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि पौधों में जनन की क्रिया जो होती है वह परागण के पश्चात होती है, यानी निषेचन की क्रिया कह सकते हैं कि परागण के पश्चात होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि परागण क्या होता है। इसको समझना होगा आपको कि परागण किसे कहा जाता है, क्या चीज़ होता है परागण। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, परागण पॉलिनेशन क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो सीधे एक सिंपल भाषा में आप समझ लेंगे कि जो परागकोश में परागकण बनता है वह किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसी क्रिया को परागण कहा जाता है। तो देखिए, किसी पुष्प के परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्व मतलब स्वयं, परागण मतलब पॉलिनेशन ना। अब देखिए, स्वपरागण किसे कहा जाता है? जो देखिए, इसको समझना होगा, जैसे एक पुष्प हो गया, उसी का परागकण अगर उसी के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। तो देखिए, जब पुष्प के परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। अब स्वपरागण में एग्जाम्पल कौन कौन होगा? तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए, मूंगफली, गुलमेहंदी, सदाबहार इत्यादि। इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण से जो बने पुष्प होते हैं वह छोटे होते हैं और कम आकर्षक होते हैं। और इससे जो पुष्प होते हैं उसमें मकरंद बहुत कम होता है या फिर नहीं पाया जाता। बस इतना ध्यान दीजिएगा स्वपरागण में कि यह एक ही पुष्प के मध्य होता है, एक ही जाति का पुष्प रहता है, उसी एक ही पुष्प का क्या कहते हैं परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। अब आगे चलेंगे, जानेंगे परपरागण किसे कहा जाता है। तो चलिए परपरागण समझ लेते हैं। तो देखिए, परपरागण, पर मतलब पराया होता है यानी दूसरे का, तो उसको समझना होगा क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, परपरागण किसे कहा जाता है? तो जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, इसको ध्यान दीजिएगा, जाति वही रहना चाहिए। जैसे गुलाब है तो दोनों गुलाब रहना चाहिए, गुड़हल है तो दोनों गुड़हल रहने चाहिए, ये नहीं कि ये गुलाब होगा ये गुड़हल होगा, उसमें पॉलिनेशन नहीं हो सकता। अब देखिए, तो जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहा जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल आपका आता है, एग्जाम्पल देख लिया जाए कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए, मटर है, गुड़हल, आम, धान, गेहूं इत्यादि, इन सभी में परपरागण होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परपरागण के लिए नोट में हमने लिखा है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब ले जाने के लिए, परागकण को तो कोई ले जाएगा, तो उसमें कौन होगा? वायु, जल, जंतु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि सभी रहेंगे। अब आगे चलते हैं कि परपरागण में बात करेंगे, जो इससे पुष्प प्राप्त होता है वह बड़ा होता है और आकर्षक होता है और इसके पुष्प में मकरंद पाया जाता है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। परपरागण और स्वपरागण में आपको अंतर देखना होगा। चलिए आगे अंतर देख लेते हैं। परपरागण और स्वपरागण में अंतर क्या होता है? तो चलिए बिना देर किए इसको भी देख लिया जाता है। अब आगे चलिए, देखिए पहला पॉइंट आपका क्या बनता है इसमें, तो उसको समझना होगा कि पहला पॉइंट, तो देखिए यह एक ही पौधों के मध्य होता है, मतलब एक ही पौधे के पुष्प के मध्य होता है, या फिर एक पुष्प लिख लीजिएगा, यहाँ पौधा हटाकर एक ही पुष्प के मध्य होता है। और परपरागण में क्या होगा कि यह एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के मध्य, यहाँ एक ही पुष्प के मध्य होगा, यहाँ अलग अलग पुष्प के मध्य। उसके बाद दूसरा होगा स्वपरागण में कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको ध्यान दीजिएगा, और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। और आगे चलेंगे तो देखिए, इसमें देखिए अभी हमने बताया था कि जो पुष्प प्राप्त होते हैं, यानी स्वपरागण से जो पुष्प प्राप्त होते हैं वह कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और कम आकर्षक होते हैं। और इससे जो पुष्प प्राप्त होते हैं वो बड़े होते हैं और कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं।
और एक पॉइंट और है, इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए इसमें मकरंद नहीं पाया जाता, विशेष ध्यान दीजिएगा। या तो पाया जाता है तो बहुत कम रहेगा, अगर नहीं पाया जाएगा विशेषतर नहीं पाया जाएगा। तो देखिए मूंगफली, गुलमेहदी, सदाबहार इत्यादि एग्जाम्पल उसका हो जाएगा। और पर परागण में क्या होगा, इसमें मकरंद पाया जाता है, जैसे मटर, गुड़हल, गेहूँ, आम, धान इत्यादि। इसके पश्चात अब निषेचन की परागण की क्रिया के बाद आगे हमने लिखा है कि परागण की क्रिया के बाद होता क्या है, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उससे परागकण से पराग नली निकलती है जो बीजांड तक जाती है। उसके बाद परागकण का केंद्रक अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करता है, यानी निषेचन की क्रिया होती है, जिसके पश्चात भ्रूण बनता है। भ्रूण से बीज का निर्माण होता है, बीज अंकुरित तो होकर नए पौधे का निर्माण करता है। यही प्रोसेस आगे हमने लिखा है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ आपको मिलेगा, निषेचन किसे कहा जाता है, तो नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। आप हर क्लास में जाएंगे तो आगे बताया जाता है निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन। लेकिन यहाँ पौधों की बात हो रही है तो यहाँ केवल स्पेशली जानना होगा कि निषेचन। तो देखिए नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, हमने बता दिया। अब इसके बाद आगे चलेंगे कि निषेचन की क्रिया के पश्चात पौधों में क्या क्या परिवर्तन होते। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि निषेचन की क्रिया के पश्चात पौधों के पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए पहला पर्ण बनता है वाह दल, वाह दल भी मुरझा कर गिर जाती है। दल पंखुड़ी जो होती है रंगीन, वो भी मुरझा कर गिर जाती है। पुंकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका, देखिए पांचों हमने इस तरह पॉइंट में लिख दिया, सभी क्या होते हैं, मुरझा कर गिर जाती हैं। फिर अंड कोशिका क्या होती है, भ्रूण का निर्माण करती है, एम्ब्रियो का। उसके बाद बीजांड बीज का निर्माण करता है। बीजांड आवरण बीज के आवरण का निर्माण करता है। अंडाशय फल का निर्माण करती है। और एक चीज़ नोट पॉइंट में आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि नोट पॉइंट में क्या रहेगा कि बैगन, टमाटर और मिर्च, इसमें जो होते हैं बाह दल जुड़ी रहती हैं। देखे होंगे आप लोग भी कि बैगन, टमाटर और मिर्च में बाह दल जो होती हैं वह बाहर से लगी रहती है, जो कि हरे रंग के होते हैं। लगभग सभी में तो गिर जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं जिसमें बाह दल लगी रहती हैं। बस इसी के साथ पौधों में जनन की क्रिया समाप्त हो गई। अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है। तो जनन के प्रोसेस आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको बस इतना चीज़ ध्यान रखना है कि हाई स्कूल लेवल तक केवल जनन तंत्र पढ़ना होगा और जनन स्वास्थ्य पढ़ना होगा। बस इसी के साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।